अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे एक तरफ जहां पर ऑपोजिशन के साथ मुलाकातें हो रही थी इत्तेहादियों की, लेकिन अब वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इत्तेहादियों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। तो ऑपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब को कुर्सी जाने का डर है और इस वक्त वजीर आज़म इमरान खान साहब खुद घबरा गए हैं। तो आज जो मुलाकात हुई है चौधरी बरादरान के साथ वजीर आज़म इमरान खान साहब की, उसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि वजीर आज़म और चौधरी परवेज इलाही की 5 मिनट अलग से मुलाकात भी हुई। तो उस मुलाकात में क्या हुआ और ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि चौधरी बरादरान का इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहने का अज़्म का इजहार किया है। तो उस पर भी बात करेंगे कि इस वक्त जो इत्तेहादी हैं वो ऑपोजिशन की साइड पर हैं या हुकूमत की साइड पर है। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम के कल के रिलीफ पैकेज के हवाले से, जहां पर वजीर आजम इमरान खान साहब ने आम आवाम के लिए एक रिलीफ पैकेज तो निकाला, लेकिन वो इस वक्त मौजूए बहस बन चुका है कि रकम कहां से आएगी, क्या IMF से बात हुई, IMF को एतमाद में लिया गया कि नहीं लिया गया। और उसके साथ साथ ऑपोजिशन इस वक्त बहुत तंज कर रही है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि वजीर आजम इमरान खान साहब घबरा गए हैं। ऑपोजिशन तंज के साथ साथ ये भी कह रही है कि इमरान खान साहब अगली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो जो रिलीफ वजीर आज़म इमरान खान साहब ने दिया है, क्या वो आगे नई हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। और उसके साथ साथ बात करेंगे जो तनकीद हो रही है क्यों हो रही है, क्योंकि ऑपोजिशन की एक खुद ही एक शर्त थी कि महंगाई कम की जाए। अगर महंगाई कम हो चुकी है, अगर रिलीफ दिया जा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे हुकूमत और ऑपोजिशन जो एक दूसरे के खिलाफ दावे कर रही है कि हमने उनके इतने बंदे अपनी तरफ कर लिए, तो इन दावों में कितनी सदाकत है। इस वक्त तहरीक अदम एतवाद के हवाले से सिचुएशन चल रही है, उससे प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सहाफी तजज़ियाकार खान और सहाफी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, इस वक्त जो ऑपोजिशन आपस में मुलाकातें करी थी, फिर इत्तेहादियों से मुलाकातें शुरू हुई, अब वजीर आजम इमरान खान साहब भी मुतहरिक हो चुके हैं, तो वजीर आजम इमरान खान साहब क्यों एक्टिव हुए हैं? क्या उनको भी डर लग चुका है कि अब मुलाकातें उनके लिए भी ज़रूरी हो चुके हैं? देखें, आज की जो मुलाकात है ये जो थी लाइमलाइट में इसलिए आई कि वज़ीर आज़म साहब को जाना पड़ा बिलाखिर चौधरी बरादरान की जानिब से। एक खलीज नज़र आती थी इससे पहले, यानी इत्तेहादी तो थे, लेकिन तासुर ये था कि इमरान खान साहब चौधरी बरादरान को उस तरह से लाइक नहीं करते कि मजबूरी का ये रिलेशन है। लेकिन वैसे चौधरी बरादरान की क्या ही बात है, 5 नशस्तों के साथ उन्होंने इस वक्त अपने आप को मुल्क की सबसे अहम सियासी जमात बना दिया है। और ऐसा क्यों है? और देखें कि अपोजिशन मिल रही है, वक्त ले रही है, ईसाइयों के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। चौधरी बरादरान कह रहे हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, वजीर आजम साहब जा रहे हैं। लेकिन आज की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में आज चौधरी बरादरान ने इस अज़्म का इजहार किया कि इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। आगे जाके हम, चूंकि पहले हमने इकोनॉमी पे बात करनी है, तो आगे जाके हम ये बताएंगे कि वो क्या रीजंस हैं, क्यों अभी तक अपोजिशन नहीं तोड़ पाई चौधरी बरादरान को ऑफर देने के बावजूद, कई ऑफर्स देने के बावजूद। और चौधरी बरादरान ही क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। दीगर इत्तेहादी भी हैं, जो दीगर इत्तेहादी हैं उनकी इनसे ज्यादा नशिस्तें हैं, लेकिन चौधरी बरादरान ही क्यों गेम चेंजर हैं, असल में ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो आगे जाके हम इस पे भी बात करेंगे। सिद्दीक, मैं चाहूंगी इस पे आप भी कमेंट करें ताकि हम फिर इकोनॉमी पे आगे मूव करें। देखिए, मसला ये कि चौधरी बरादरान जिनके बारे में बड़ा ये कहा जाता है मीडिया में कि बड़े वज़ादार हैं, कमाल लोग हैं, बड़ी रवायात का पास रखने वाले हैं, भले वक्त का पास रखने वाले हैं, मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता। मेरा ख्याल है ये चैप्टर अब क्लोज होना चाहिए और ये बातें करना बंद कर देनी चाहिए। नहीं, वज़ादार तो है ना इसमें सिद्दीक साहब। देखें अदील वड़ाई साहब, जितनी सियासी ब्लैकमेलिंग काफ लीग ने किया है पिछले 3.5 बरस में, और अभी भी आई थिंक ब्लैकमेलिंग ही हो रही है। सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो क्या करेगा? नहीं यार, ये सियासत में और ब्लैकमेलिंग में ये सियासत है। काफ लीग को सीटें जो मिली हैं वो तहरीक इंसाफ की दी हुई सियासी भीख है। तहरीक इंसाफ अपने लोग खड़े ना करती तो काफ लीग को तो एक सीट नहीं मिलनी थी, पहली बात। दूसरी बात यह है, सबसे ज्यादा तरक्याती फंड्स काफ लीग ने लिए, तो उसके बाद सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में बंदे अपने उन्होंने लगवाए, सारे इख्तियारात उनके पास हैं। बल्दियाती निज़ाम में अपनी मर्जी के कवानीन बनवाए। बल्दियाती तो हुकूमत बनानी थी ना, ठीक है। बल्दियाती निज़ाम जो है उसमें अब बल्दियाती इदारों में 7 अजला में अपना बल्दियाती जो है वो इदारों का ऊपर वो कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के साथ साजबाज करके। मुनिस लाई साहब पिछले हफ्ते जाके और मिलते हैं उस्मान बुज़ार साहब से, जो खबर कहीं नहीं आती ना ये बताते हैं। दोनों तरफ खेल रहे हैं, इधर भी और उधर भी।
देखें, अगर आप वजहदार हैं, आप ओपनली कहते, अब हो क्या रहा है, इससे बड़ी मुनाफकत क्या हो सकती है? आप काफ लीग के आखिरी 6 बयान उठा के देख लें। शुजात साहब को कोई बयान आ रहा है, परवेज लाई साहब को कोई बयान आ रहा है, अगले दिन परवेज लाई साहब का मुख्तलिफ बयान आ रहा है, मुनीस लाई साहब का एक दिन कोई बयान आ रहा है, और वो उधर से वो जो इनके हैं सेनेटर जो रहे कामिल अली आगा साहब, अब हैं या नहीं है पता नहीं, कामिल अली आगा साहब कहते हैं कि जो मुनीस लाई ने जो उस दिन इमरान खान साहब को कहा कि अपनी पार्टी को कहीं घबराना नहीं है, वो कहते हैं उनका जाती बयान है। ये क्या मुनाफकत है? ये क्या ड्रामेबाजी है? मतलब यार को बात है करने वाली, कहीं पे तो आप खड़े हो ना, आप या तो खड़े हो, आप कहें कि इनसे इस वक्त ना, मैं आपको बताऊं, मुझसे पूछें, मुझे काफ लीग से बेहतर एमक्यूएम नजर आती है। और ये जो पंजाब की एमक्यूएम है काफ लीग, ये तो जितनी मुनाफकत इन्होंने की है पिछले इन दिनों में, और मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि चौधरी शुजात साहब की जो सियासी बसीरत है वो उनकी तारीफ करते नजर आते हैं। इमरान खान साहब तो उनसे खुश नजर आते हैं। इमरान खान साहब ने मोहम्मद सलाई को वजारत दी, उसके बाद एक नई वजारत भी इनको मिलने जा रही है। देखिए, इमरान खान साहब खुश नहीं है, जाहिर है। इमरान खान साहब ने या तो इमरान खान साहब फैसला करेंगे उन्होंने हुकूमत चलानी है, या फैसला करेंगे उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म कर देनी है। जिस दिन वो ये फैसला करेंगे उस दिन काफ लीग को वो खैर बात कह देंगे। लेकिन मसला ये भी है ना कि इमरान खान इस वक्त जिस नैज पे आ गए हैं, इस वक्त वो ये चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, आगे मूव करेंगे। स्पोक्स पर्सन टू फाइनेंस मिनिस्टर मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ। मुजम्मिल असलम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को बड़ा टाइम दिया। सर, बात हो रही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दिए गए रिलीफ पैकेज के हवाले से। बहुत अच्छी बात है, मैं बजाते खुद बहुत खुश हूँ जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक आम आवाम के लिए रिलीफ पैकेज दिया है। लेकिन सर, इस वक्त अपोजिशन तंज कर रही है, अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है, और वो कह रही है लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जाना चाह रहे हैं या वो जा रहे हैं, इसलिए उनको डर है और इसलिए उन्होंने इस वक्त आवाम को पैकेज दिया है, और ये अगली हुकूमत के ऊपर जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो सर, आपको क्या लगता है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कह रहे थे अभी हम उस तरह से रिलीफ नहीं दे सकते, इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस जो है वो हाई हो चुकी हैं और मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अचानक से ये रिलीफ ऑपोजिशन का बहुत बड़ा सवाल है सर। देखिए मारिया, सबसे पहले तो जितनी आने वाली हुकूमतों के लिए मुश्किलात मुस्लिम लीग नून ने छोड़ी हैं, वो शायद पाकिस्तान की 74 साल की हुकूमत ने, किसी हुकूमत ने नहीं छोड़ी। 2018 तो आप सबकी मेमोरीज ताज़ा हैं। फिर 1998-99 में जो ये पाकिस्तान का हाल करके और छोड़ के गए थे, वो जो है उसमें तो लोगों के डॉलर खा गए थे, ये ख़त्म कर गए थे। और जो है उसके बाद जो है मुशर्रफ साहब को टेक ओवर करना पड़ा। फिर 1990 से 93 के बाद इनकी हुकूमत ख़त्म की गई, वो भी तारीख की बदतरीन हुकूमत थी, और वो जो है जितनी माली मुश्किलात छोड़ के गए। यही वजह है कि इन्होंने खुद 4 दफ़ा IMF प्रोग्राम लिया, पीपल्स पार्टी ने 9 दफ़ा लिया। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, इनको ज़रा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। आपको ये भी याद करा दूं, शायद आप लोगों को याद ना हो, इनकी हुकूमत के 5वें साल के आखिरी महीने के आखिरी हफ्ते में जो इनका बजट नहीं था, इन्होंने बजट का ऐलान किया था। और उसमें जो है आप जैसे मासूम और हमारे जैसे मासूम जब नौकरी करते थे तो उनको खुशखबरी दे दी कि आधा टैक्स कर दिया आपका। 5वें साल के आखिरी हफ्ते में जो इनका बजट नहीं था, फिर वो PTI की हुकूमत आई, उन्होंने देखा ये क्या भाई कर गए, तो उसको रिवर्स किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी 4 महीने की तनख्वाह आधी टैक्स पे आई थी और 4 महीने बाद सारा टैक्स वापस वसूल हुआ सूद समेत। तो ये किस तरह की बातें करते हैं। और फिर उसके बाद जो है अब ये कह रहे हैं कि आने वाली मुश्किल हुकूमत के लिए मुश्किलात। भाई, आने वाली मुश्किलात हुकूमत की उसकी होंगी ना जो कल आएगी। अभी तो अगस्त 2023 तक इनकी हुकूमत है, 1.5 साल हमारी हुकूमत है, और उसके बाद भी 5 साल जमा कर ले तो 6.5 साल, मतलब बहुत दूर की सोच रहे हैं। 7 साल बाद की आने वाली हुकूमत की बात कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब ये बताएं, ये 300-400 अरब रुपया आएगा कहां से? IMF तो ये कह रहा था कि पेट्रोलियम लेवी हर महीने बढ़ानी है, आपने तो इतनी बड़ी तब्दीली कर दी। IMF तो कह रहा था कि महंगी बिजली का जो बोझ है, खसारा है, ये अवाम पे मुंतकिल करना है। ये रकम कहां से आएगी? कर्जे लेंगे, IMF को नाराज करेंगे, या इसका कोई मुतबादिल है? देखिए अदील, पहली बात तो ये कि कच्ची गोलियां नहीं खेलती है हुकूमत ना, और बड़ी जिसे कहते हैं ना कि हर चीज को उसके टाइम पे जो है ना उसको दी जाए तो अच्छी लगती है। मतलब वक्त से पहले अगर कोई चीज़ दे दो और ज़रूरत ना हो तो वो ज़ाया हो जाती है, और जब ज़रूरत हो और उस वक्त दी जाए तो उससे अच्छी कोई चीज़ और नेमत नहीं होती।
देखिए, बात यह है कि पहली बात तो मैं आपको बताता हूं कि हमारा टैक्स का हदफ था 5,800 अरब रुपए साल शुरू किया, फिर मिनी बजट का 6,100 अरब हो गया। अब 8 माह के हमारे पास नंबर आ गए टैक्स के कल तक, हम 286 अरब रुपए अपने टैक्स के हदफ से ज्यादा है। तो यानी कि अगर हमारा टैक्स का हदफ 6,100 अरब और 300 अरब और प्लस कर दो तो हम 6,400 अरब रुपए इस साल टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो पिछले साल से तकरीबन जो है 1,700 अरब रुपए ज्यादा है। 1,700 अरब रुपए ज्यादा है पिछले साल, और 1,700 अरब ज्यादा है और टारगेट से जो है तकरीबन 600 अरब ज्यादा है। तो हमने रिलीफ कितना दिया पहले तो इसका हिसाब लगाए ना। हमने रिलीफ दिया है 4 महीने का 250 से 300 अरब का, तो 600 अरब हम हदफ से ज्यादा आगे हैं, तो हमारे लिए कोई तकलीफ का मरहला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा 8-9 हज़ार का जो बजट है उसमें हमने बड़े अलग अलग, जैसे मैं आम आदमी की मिसाल देता हूँ कि एक आम आदमी का महीने का बजट है अगर 50,000 पे, तो उसमें उसने रखा होता है कि जी 10,000 खाने पीने के, 5,000 स्कूल की फीसों के, 3,000 बिजली के बिल के, 1,000 2,000 जो है कुछ और चीजों के। लेकिन उसमें ये नहीं होता कि पत्थर पे लकीर होती है, उसमें रद्दोबदल हो सकता है। तो अगर इन केस हमें कोई 150 अरब रुपए का कोई टारगेट से आगे पीछे होने की जरूरत पड़ी, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिसको हम थोड़ा सा कट कर सकते हैं। लेकिन तो मुजम्मिल ऐसा साहब, आलमी मार्केट में तो कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं ना, कीमतों को तो ब्रेक नहीं लग गई। अब जो सूरत हाल है रूस की यूक्रेन कशीदगी वाले मामले पर, ये कीमतें तो ऊपर जाती आ रही हैं। आपने जो अपना टारगेट रखा है, ठीक है, आपने अपना जो एक टारगेट से ऊपर गए हैं महसूलात में, लेकिन ये इम्पैक्ट तो बढ़ता चला जा रहा है। ये कहाँ तक रेजिस्ट करेंगे? आखिर 4 महीने तक ये क्या श्योरिटी है कि आलमी मार्केट में कीमतें नहीं बढ़ेंगी, रुक जाएंगी, नीचे आएंगी? तो आखिर कुछ ना कुछ तो फिर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। प्लस मुजम्मिल असलम साहब, आपका एक बयान पढ़ रही थी, आपने कहा है कि IMF को एतमाद में लिया है। तो सर, क्या आपकी वाकई में उनसे कोई मीटिंग वगैरह हुई है जो आपने तमाम ये चीजें अलाइन की और उसमें उनको एतमाद में लिया? देखिए, IMF को वजीर खजाना ने कल एक टीवी शो में जो है बताया था रात को कि हमने IMF को इतला दे दी है। IMF को इतला देना एक अलग चीज होती है, फिर IMF के साथ जब हमारा अगला रिव्यू होगा, 7वां रिव्यू, तो अगर उसमें पॉइंट रेस करेंगे तो हम अपनी उनको जो है वो दे देंगे, तसल्ली दे देंगे जो हमारे पास है। ठीक है। दूसरी बात, अदील, क्रिकेट देखते हैं आप? अगर क्रिकेट देखते हैं, मुझे तो अब टाइम नहीं मिलता, लेकिन क्रिकेट में अगर आप पहले ओवर के किसी ने अगर जो है 10 रन बना लिए तो आप पूरे 50 ओवर को 10 से जो है मल्टीप्लाई नहीं करते। आपको भी पता है कि एवरेज रन रेट जो है 50 ओवर बाद, बेशक एक ओवर में 10 बन गए, कोई मेडन ओवर हुए, एवरेज 6-7 की रन रेट बनती है। तो अभी ये यूक्रेन की वॉर जो है, इसकी जो पेट्रोल की कीमत थी, इसका हाइप जो है जंग से पहले ही आ गया था। आपको याद होगा जनवरी में $70 कीमत थी, $70 से $90, जी जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी, और 90 से 100 किया इन्होंने जंग वाले दिन और उसमें। तो ये 4 महीने की हमने विंडो की है और हमें बड़ा इत्मीनान है कि इस 4 महीने में जो है, और हमें अपने से ज्यादा आप लोग की किस्मत पे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जो है 4 महीने में ये जो कीमतें हैं इसमें एक ठहराव आएगा, टेपर डाउन हो जाएंगी, और जो है जो हम तखमीना जो हिसाब लगा रहे हैं 250 अरब का, इसके अंदर अंदर जो है ये मामला तय हो जाएगा। शायद हकान अब्बासी साहब तो कह रहे हैं जी कि इससे महंगाई बढ़ेगी बिजली सस्ती करने से। देखिए, शायद हकान अब्बासी साहब के क्या कहने, एक दफा जब उनकी हुकूमत खत्म हुई ना, तो जब 2018 के बाद गए, कहते हैं हमने सारी मईशत अच्छी छोड़ी है, 2 चीजें अच्छी नहीं थी, वो करंट अकाउंट खसारा जो $19 अरब का था, और बजट खसारा, बाकी सब अच्छा था। तो कहने का मैंने उसकी जो है ना तशरीह ये की थी, दिमाग और दिल फेल होने के अलावा पूरा जिस्म सही दे के गए थे हम, वो ये कह रहे हैं। तो वो उनकी जो माशी जिसे कहते हैं, जो मैंने उनके बयानात पिछले दिनों से देखे हैं, उसमें जो है ना उनकी मुझे माशी समझबूझ और मुजम्मिल असलम साहब, शायद हकान भाई साहब क्या कह रहे थे वो आपको सुनवा देते हैं, देख लेते हैं। खुद देख लिया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आकर एक और यू टर्न मारा। 4 दिन पहले हमें बताया करते थे दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही है तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, और 12 रुपये तेल बढ़ा दिया। ये नहीं बताया कि हमने IMF से वादा किया हुआ है इसलिए हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आज 10 रुपये कम कर दिए, हम उनके बड़े मशहूर हैं, लेकिन ये 10 रुपये भी 10 रुपये नहीं, ये 20 रुपये पाकिस्तान के अवाम को अदा करने पड़ेंगे। अगर आज नहीं तो कल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो IMF से वादा किया है अब उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है। अब उन्होंने इजाफी टैक्स लगाने आपके ऊपर,
लेकिन इमरान खान को पता है कि वो तो जाने वाला है और अब ये खराबी पैदा करके जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। जी मुजम्मिल असलम साहब, तसल्ली दे दें कि ये आगे जाके मुश्किलात पैदा आवाम के लिए नहीं करेगी। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आज से महीना पहले ये बयान देते थे कि हमने IMF के आगे अपनी खुद मुख्तारी जो है सरेंडर कर दी है, और आज ये IMF के वकील बने हुए थे माशाल्लाह से। तो इनके क्या कहने हैं, ठीक है ना। और मैंने तो आपको जो है सारा नंबर गेम बता दिया। अब इन्होंने ये कहा कि वजीर आजम ने 10 दिन पहले क्यों बढ़ाई और अब क्यों घटाई। सवाल ये है, देखिए सवाल जैसे मैंने आपको कहा कि एक चीज को वक्त पे दिया जाए तो अच्छा है। अगर हम आज से 6 महीने से कीमतों को रोक के रखते तो ये जो है आज मुश्किलात कुछ और हो जाती, और उस वक्त हमें पता नहीं था कि हमारी टैक्स कलेक्शन जो है जिस स्पीड से चल रही है वो कंसिस्टेंट रहती है कि नहीं रहती। ये 3 महीने से 4 महीने से आप सबको पता है, सब नारा लगा रहे थे कि जी पाकिस्तान की मीशत फिर सुस्त हो जाएगी, पाकिस्तान की मीशत तो कोरोना के 1 साल तक जंप आया, फिर हमारे 8 महीने के नंबर देखे हैं और हमारी जो टैक्स कलेक्शन हो रही है, अब हमें लगता है कि हम जो है 4 महीने जो है अगले इस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बहुत अहम बात है, आप इसको समझने की कोशिश करें। ये इस तरह के मेजर हमेशा एक्सेप्शनल टाइम पे लिए जाते हैं। पहले हमारी उम्मीद ये थी कि सर्दियां गुजर जाएंगी, तेल की कीमत गिर जाएगी। आपको याद होगा वजीर आजम ने भी कहा था कि फरवरी मार्च तक कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यूक्रेन के वॉर ने एक सूरत हाल चेंज कर दी पूरी दुनिया की, और उस सूरत हाल में एक्सेप्शनल टाइम में आपको एक्सेप्शनल डिसीजन लेने होते हैं। इसको कहते हैं लीडर। जैसे कोरोना हुआ था तो कोरोना में दुनिया का पहला वजीर आजम इमरान खान था जिसने स्मार्ट लॉकडाउन के साथ, पहला दुनिया का वजीर आजम था जिसने 1200 अरब का पैकेज अनाउंस किया था। अमीर मुल्क अभी सोच रहे थे, और उसके बाद स्टेट बैंक को कहा कि आप अलग पैकेज दो। तो स्टेट बैंक दुनिया का सबसे एग्रेसिव बैंक था जिसने 6.25% एक महीने में शरह सूद को 13.25 से 7% किया था। तो एक्सेप्शनल टाइम में अगर किसी को एक्सेप्शनल डिसीजन लेना नहीं आता उसको मैं लीडर ही नहीं मानता। तो ये इमरान खान ने कल एक बड़ी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है, और यूक्रेन की वॉर क्योंकि वो रशिया से आया असेसमेंट था उस पर उन्होंने कॉल ली। मुजम्मिल साहब ये बताइएगा कि ये बात आप दुरुस्त कर रहे हैं, और मैं भी कल टॉक शोज देख रहा था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे अंदर कितनी मुनाफकत कूट कूट कर भरी हुई है। कि पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब रशिया गए तो यहाँ पे आधे हमारे जो मीडिया के लोग हैं, आधे से भी ज़्यादा, वो अमेरिका के तर्जमान बन के खड़े हो गए कि जी वो देखें जी अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, नहीं हो सकते, और हमारी तो तिजारत यूरोप और अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, इमरान खान नहीं जाना चाहिए। फिर इसी तरह से जो आपने कहा, पहले कहते थे कि IMF के कहने पर, IMF के सामने खुद मुख्तारी सरेंडर कर दिया, और IMF के कहने पर जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, लोगों की कमर तोड़ दी है। अब क्या कह रहे हैं कि भाई हुकूमत ने जो आवाम को रिलीफ दे रही है तो मुईशत की कमर टूट जाएगी। तो ये मुनाफकत है। बहरहाल एक तो ये बता दें कि ये जो पैकेज इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, ज़ाहिर है ये एक दिन में तो नहीं अनाउंस हुआ होगा, और ये जो कहा जा रहा है कि इसकी टाइमिंग देखें जी, वो उधर से अपोजिशन अदम एतमाद ला रही है, तो इसलिए तो ज़ाहिर है इससे पहले तो आपने इसकी तैयारी की होगी। तो कितना अर्सा लगा इस सारे की डिस्कशन में और तैयारी में? और दूसरा ये बताइएगा कि कोई डॉलर का रेट आपको नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, कल इंशाल्लाह तिजारत के नंबर आएंगे, और तिजारत के नंबर जब आएंगे तो लोगों के एक और कल सरप्राइज इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि हमारी तिजारती खसारा जो नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा आसमानों को छू रहा था, उसमें जनवरी में कमी आई थी। अब जनवरी में लोगों ने कहा कि जी वही एक महीना है, फरवरी में फिर आप वहीं चले जाएंगे। तेल की कीमतों के बावजूद नीचे आ गई। तो पहली, मैं आप लोगों के प्रोग्राम में भी कहता था, पहला टारगेट होना चाहिए कि इस्तेकाम लाया थे। अब हमने देखा कि 176-77 इस्तेकाम आ गया, वो ₹1 की रेंज में। जैसे जैसे आगे गुजरेगा, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएगी, तो आप देखेंगे कि रुपए में जिस तरह पिछले सालों में 2 दफा ऐसा हुआ कि हमने जो ₹15 की छलांग लगाई, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज आपने कहा वक्त देखें, तो कामयाब पॉलिसी मेकर वो होता है कि जो वो इमरान खान साहब के मुंह से पूछा, सुनता रहता हूं अक्सर, कि वो कहते हैं फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो लीडर वो होता है कि जो हर वक्त जो है अपनी जो है डाउन साइड को कैलकुलेट करता रहे। तो ये ऐसा नहीं कि ओवरनाइट डिसीजन है, ये कंटिन्यूस डिस्कशन होते रहते थे। पेट्रोल की प्राइस बाद वजीर आज़म फैसला करते थे, तो ये पहले से ही एक टारगेट था, और उसमें वजीर खजाना का बहुत बड़ा कलीदी किरदार है कि इस वजीर आज़म की ख्वाहिश को जो है
बनाने में। पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया लेस्ले साहब, प्रोग्राम को बड़ा टाइम दिया, यानी कि ओवर द नाइट ये तमाम चीज़ें नहीं की गई हैं, इन तमाम चीज़ों को पहले से अलाइन किया गया था और फिर एक वक्त की मुनासबत के लिहाज से इस पैकेज को जो है वो रिलीज़ किया गया। ब्रेक का टाइम है नाजरीन, अब ब्रेक के बाद हम इसी हवाले से मज़ीद और भी डिस्कस करेंगे और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन अब बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दिए गए रिलीफ पैकेज के हवाले से, क्योंकि ये इस वक्त मौजूए बहस बन चुका है। ब्रेक से पहले हमारे साथ मुज़म्मिल असलम साहब थे, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा पैसा हम किसी कर्ज से नहीं ले रहे, हमारा जो टैक्स कलेक्ट हुआ था उसके थ्रू आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन की बात की जाए तो ऑपोजिशन इसके ऊपर बहुत सख्त स्टांस ले रही है और हैरान कुन तनकीद भी हो रही है इस वक्त ऑपोजिशन की जानिब से। वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब अगली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करें, उनको डर है कि उनकी शायद कुर्सी उनके पास से जाने वाली है, उनकी हुकूमत भी जाने वाली है। इस वक्त हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए डॉक्टर इशफाक हसन साहब मौजूद है, माहिर माशियात है। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को पर टाइम दिया। सर बताइएगा, इस वक्त जो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने इस वक्त जो एक ऐसे क्रूशल टाइम पर एक रिलीफ पैकेज दिया आम आवाम के लिए, वो कितना फायदेमंद है और जो ऑपोजिशन तनकीद कर रही है क्या वो वैलिड है? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि अभी यूक्रेन और रशिया के बाद एक खौफ सा पाकिस्तान में पैदा हो गया था कि हमारे यहाँ कोई 8-10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, और तो एक खौफ और हरास का माहौल था। अभी जो पिछले जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी वो बहुत मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर ने उसको मजबूर होकर बढ़ाया था, और उसके जो अभी असरात आपने देखे जो कुछ हुए, तो ये एक फैसला किया गया कि नहीं, इनफ इज इनफ, हमने अपने अवाम को अब कुछ रिलीफ देना है, अब ये सस्टेन नहीं कर सकती है, खासकर ये यूक्रेन और इसके क्राइसिस के बाद। तो ये काम जो हुआ, जो अब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, इसके पीछे 2 महीने की मेहनत है। ये ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उठे और कल तकरीर कर दी। अच्छा, 2 महीने से इस पे काम हो रहा था, जो मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप है जिसका मैं भी मेंबर हूँ। अच्छा। तो वहां पर ये सारी चीजें डिबेट हो रही थी, इसके एक एंगल से देखा जा रहा था। तो उसमें काफी डिबेट हुआ, किसी ने कहा कि जी सिलेक्टेड करके दें, हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट में कि उसको टारगेटेड करके इतने बड़े पैकेज को इम्प्लीमेंट किया जाए। लिहाजा फैसला यही हुआ कि जी अक्रॉस द बोर्ड कर दें। तो ये अक्रॉस द बोर्ड हुआ है, सबके लिए हुआ है। सिर्फ ये पेट्रोल और बिजली की कीमत तो कम नहीं हुई है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हुई। आईटी सेक्टर को बहुत बरात दी गई है। इसी तरीके से आईटी के अलावा जो है कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो है 407 बिलियन उस पर ईयर मार्क किया गया है 2 साल में, 1 साल में नहीं 2 साल में खर्च होगा, जिसमें नौजवान भी है, फार्मर भी है, और जो छोटे जो लोग घर बना रहे हैं, छोटे जो घर बना रहे हैं, उनको भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 5 साल के लिए टैक्स एग्जम्प्ट। कहने का मतलब यह है कि एक वाइड रेंजिंग, और इसके पीछे बहुत काम हुआ है। पाकिस्तान के जितने टॉप इकोनॉमिस्ट थे सब उससे बैठे हुए थे जी। और क्या इससे आईएमएफ नाराज होगा? आईएमएफ तो कह रहा था पेट्रोलियम लेवी, कोई ताल्लुक नहीं है, आईएमएफ से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ ने तो हमें एक टारगेट दिया हुआ है ना कि बजट का खसारा आपका ये होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज ना, बजट का खसारा या प्राइमरी सरप्लस या प्राइमरी डेफिसिट जो भी है। तो अगर वो हुकूमत मीट कर रही है तो उसके अलावा हम जो कुछ चाहे कर सकते हैं आवाम को, क्योंकि ये जितने भी इकदाम लिए गए हैं, लोगों का ख्याल है कि इसका पैसा कहाँ से आएगा। इसकी पूरी फाइनेंसिंग जो है हमने इस पे डिस्कस की कि इसको कैसे इसकी फाइनेंसिंग की जाएगी। देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट कुछ अपनी सेविंग करेगी, कुछ जो एहसास प्रोग्राम है उनको बहुत ज्यादा बजट दिए गए थे, उनके पास बजट पड़े हुए हैं, तो वो वहां से थोड़ा सा इधर डाइवर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आईएमएफ ने हमें जो कोविड के हवाले से $1 बिलियन के करीब दिया था,
उसमें भी कुछ पैसे पड़े थे, वो भी इधर डाइवर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि एफबीआर ने तकरीबन 7 महीने में 268 बिलियन रुपए का ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। तो ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, ये ओवर एंड अबव ऑफ द आईएमएफ टारगेट के आप कह लें कि है। डॉक्टर साहब, एक तो दफा पैसे आपने तो है हर एक तरफ स्टेटमेंट से। दिया था, पहले वो स्टेटमेंट हम नाजरीन को सुनवाना चाहते हैं, जब आपने कहा था कि हुकूमत जब आई तो इससे कबल इनके लिए फंदे तैयार किए गए थे। अगर वो प्रोड्यूसर साहब चला सकें, क्या ये 2017 में प्लान बनना शुरू हो गया था? मेरे ख्याल में शायद उस वक्त तो मेरा अपना ख्याल है, मैं कोई सियासी आदमी तो नहीं हूँ, उन्हें अंदाज़ा था कि शायद हम, क्योंकि उससे पहले आप देखेंगे ना वो हो चुका था पनामा, तो पनामा की वजह से उस वक्त की जो हुकूमत काफ़ी अंडर प्रेशर में आ गई थी। जब ट्रायल चल रहे थे, रोज़ सुबह दोपहर शाम मीडिया दिखा रहा था, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि शायद कि हमें अब अगली गवर्नमेंट ना मिले, हमें अगली गवर्नमेंट ना मिले। तो जाने से पहले इतने हालात को ख़राब कर दो कि आने वाला भी जो है ना वो उसको संभाल ना सके और हम अच्छे नजर आने लगे, और यही हुआ। डॉक्टर साहब, अब आप समझते हैं कि वो जो हालात खराब किए गए थे, अब गवर्नमेंट इस काबिल हो गई है कि उन हालात खराब जो थे उनसे निकल आई है। यही वजह है कि अब जो सरप्लस है, जो अपना टारगेट है, उससे आगे जाकर ये बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब आवाम को उसका बराह रास्त रिलीफ मिलना शुरू हो गया। लोग हैरान है इस पे। तो क्या उन फंदों से निकल आई गवर्नमेंट? देखें, अभी हम उस तरीके से निकले तो नहीं है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला जरूर किया कि अब हमें बहुत इस कौम ने सह लिया है महंगाई, अब इसको कम करना है। तो आपने देखा कि आज जो डेटा भी आया है उसमें भी इन्फ्लेशन नीचे आ गया। 13.2% था इन्फ्लेशन, अब 12 पे आ गया है। और ये जो इकदाम किए गए हैं, इससे जब अगले अप्रैल के महीने में जो नंबर आएगा आप देखेंगे इन्फ्लेशन और भी कम हो चुका होगा। तो बेसिकली महंगाई को कम करना भी था इसमें, और लोगों को एक रिलीफ भी प्रोवाइड करना था। आप सोचें कि 10-10 रुपए अगर आप पेट्रोल की कीमत कम करें, बिजली आपके 20 से 25% आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो ये एक तरीके से रिलीफ है ना। आपको डायरेक्ट कैश देने के बजाय आपको इस तरीके से आपकी सेविंग कर दी। सो ए रुपी सेव्ड इज रुपी अर्न। तो इस तरीके से किया गया। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहूँगा, अभी मैं देख रहा था हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे थे कि आने वाली हुकूमतों के लिए बहुत मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2017-18 के माली साल में जो बजट पेश किया गया था, उसमें आप देखेंगे कि एग्जेम्पशन लिमिट जो था टैक्स का, वो कोई 4,000 था, वहां से बढ़ा के 4 लाख था, वो बढ़ाकर 3 गुना बढ़ा दिया गया था। ये क्या था? दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि 3 गुना टैक्स एग्जेम्पशन जो है उसको बढ़ा दिया गया, और आपने आधे से ज्यादा जो टैक्स पेयर थे, इनकम टैक्स देते थे, वो ब्रैकेट से निकल गए। तो ये आने वाले के लिए मुश्किलात ही क्रिएट किया था ना आपने। फिर जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से इंपोर्ट सर्ज हो रहा था हमारा 2017-18 में, और तकरीबन $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसको भी याद रखना चाहिए कि वो भी किया था। और मैंने 2017 में आर्टिकल लिखा तो जो आमिर ज़िया साहब के मैगजीन नैरेटिव्स में छपा था, और उसमें मैंने कहा था कि आई कैन सी कि एक डेलिबरेट अटेम्प्ट हो रहा है कि इतने हालात को खराब कर दो कि आने वाली हुकूमत के पास कोई चारा ना हो कि वो IMF में जाए, और एग्जैक्टली यही हुआ। डॉक्टर तो, साहब ये बताएं, तो इस किस्म के बयान देने से पहले अपने आप को भी देख लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने ज़ाहिर है हमेशा आप वो वाहिद एक आवाज़ थे जिन्होंने हमेशा IMF के पास जाने की मुखालफत की, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से तजियाकार जो पहले कहा करते थे कि IMF के सामने खुद मुख्तारी सरेंडर कर दिया है और उनके कहने पर कीमतें बढ़ाती चली जा रही है हुकूमत, और आवाम की कमर तोड़ दी है, कल से वो ये कहने शुरू हो गए कि अब ये जो हुकूमत ने ऐलान किया है इससे मुईशत की कमर टूट जाएगी और बड़ा नुकसान होने जा रहा है। देखिए, बात यह है कि हमारी कौम इतनी ज्यादा डिवाइडेड हो गई है, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है हमारे मुल्क में। जो हुकूमत में है वो एक तरफ है, जो अपोजिशन में है वो एक तरफ है। तो अगर आप किसी भी अपोजिशन वालों से आप बात करेंगे वो यही कहेंगे
तो मेरा तो किसी सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं अपने तौर पे ये बता रहा हूँ कि कोई मईशत के नहीं टांगे टूटेंगे, क्योंकि इसकी तमाम प्रोविजनिंग की गई है। मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने मेहनत हुई है और तकरीबन 10 से 12 से 15 जितने भी इस मुल्क के टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, आप यू नेम इट, एंड दे आर इन द कमिटी। तो अब ये कलेक्टिव विजडम है, 12-15 लोगों का एक कलेक्टिव विजडम था। उसमें फिर कैबिनेट के वजीर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर उसके सरबराही कर रहे थे। यहाँ 2 महीने तक डेलिब्रेशन के बाद ये फैसला किया गया। तो आपने सारी चीजें देखी हैं इसको। पूरा प्री प्लान था ये, और तमाम चीजों को बहुत डीपली स्टडी करके ये रिलीफ पैकेज इस वक्त आम आवाम को दिया गया। लेकिन जानना चाहूंगी, क्या ये एक इंस्टेंट रिलीफ होगा या आगे भी आवाम को इस तरह के रिलीफ मिलते रहेंगे? या क्योंकि अब हम देख रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस बढ़ भी रही हैं और भी इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह का सिनेरियो इस वक्त क्रिएट हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट हम जैसी कंट्रीज पे पड़ सकता है कहीं ना कहीं। तो ये इंस्टेंट रिलीफ होगा? देखिए, एक तो रिलीफ तो अभी हुआ है और ये जून तक यहीं पर खड़ा रहेगा। ठीक है, जून तक के पेट्रोल के प्राइसेस और बिजली के प्राइसेस यहीं खड़ी रहेंगी, चाहे दुनिया में कहीं भी पहुंच जाए पेट्रोल की कीमत। तो ये आवाम को यह है कि कम से कम 4 महीने सुकून से तो रह सकते हैं। उसके बाद देखा जाएगा बजट के जमाने में कि हुकूमत और क्या कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब, माहिर माशी उमूर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जहाँ पर ऑपोजिशन एक्टिव थी, वहीं पर अब कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, यानी कि हुकूमत को भी एक्टिव होना पड़ा है। तो क्या वाकई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब घबरा गए हैं कि अब एक्टिव होना पड़ेगा? क्या वाकई में तहरीक अदम एतमाद आ रही है? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जब से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इस वक्त बातें शुरू हुई हैं, फिर ऑपोजिशन ने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, पहले आपस में, फिर इत्तेहादियों से। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते दिखाई देते थे कि घबराना नहीं है, और हमेशा यही कहते थे कि इसका नुकसान आपको होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की चौधरी बरादान से मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जहांगीर तरीन से भी उन्हें टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब क्या वाकई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब डर गए? उनको लग रहा है कि तहरीक अदम एतमाद आने वाली है और मुझे अपने आप को प्रिपेयर रखना है। देखिए, गुजरे 72 घंटों में सूरत हाल हमें बदलती हुई नज़र आती है, और इमरान खान साहब ये तो नहीं कह सकते आपकी घबरा गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं सियासत की, हुक्मरानी की, हुकूमत की, और वो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने पहले सेगमेंट में ये सवाल किया था मुज़म्मिल असलम साहब ने, जिसका जवाब डॉक्टर इशफाक साहब ने पिछले सेगमेंट में ज़बरदस्त अंदाज से दिया कि 2 माह से इसकी तैयारी हो रही थी इस रिलीफ पैकेज की, और अब इमरान खान साहब ने नौश किया, लेकिन ये काले नौश किया। फिर आप ये देखें कि परसों ही इमरान खान साहब ने जो है वो जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया और उनकी इयादत की। अच्छा, अब आज वो चौधरी शुजात साहब की इयादत के लिए चले गए और चौधरी बरादरान से मुलाकात की। अब पैकेज का तो आपने सुन लिया कि ये इस वक्त बाकी ज़रूरत था, ना सिर्फ बाकी ज़रूरत था बल्कि 2 माह से इमरान खान साहब इसके ऊपर अब एक 15 माहिरीन मईशत जो टॉप के हैं वो बैठे हुए थे, वो सोच विचार कर रहे थे, और हर चीज़ सोच विचार के बाद ये अनाउंस किया गया है। लेकिन इसकी टाइमिंग ज़ाहिर है एक इस तरह की आ गई जब अपोजिशन अदम एतमाद लाने की बातें कर रही है, और अगले चंद दिन में, अगले 10-15 रोज़ में। अब आ जाए इस बात पर कि तरीन साहब से जो इमरान खान साहब ने रब्ता किया, इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ना, इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर अब बहुत ज़्यादा ये बात तकवीत पकड़ रही थी कि इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन साहब से रब्ता करना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? देखें, जहांगीर तरीन जो है, ज़ाहिर है अब वो एक सियासी हकीकत हैं, पहले भी थे, लेकिन अब उससे बढ़ गई उनकी इंपॉर्टेंस ना। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उनके पास जो है वो इतने MNAs और MPs हैं जो अपसेट कर सकते हैं, तो अब रब्ता तो उनसे करना था। अच्छा, पहले अगर रब्ता करते तो वो होता कि सियासी तौर पर कमज़ोरी साबित होती। अब एक अच्छा उनके पास मौका आ गया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन उनके पास अच्छा मौका इसलिए कह रहा हूँ कि अब इमरान खान साहब कह सकते हैं कोई बीमार थे, मैंने इयादत की है, मैंने कोई सियासी तौर पे कोई ब्लैकमेल होकर या कमज़ोर खुद को फील करके ये नहीं किया। और उसकी भी वजह यह है कि वो मरीम नवाज साहिबा, वो मुस्लिम लीग नून, जो पहले जहांगीर तरीन साहब अपने चेकअप के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि चीनी चोर को भगा दिया, NRO दे दिया, भगा दिया, ये अब वो बाहर गए तो मरीम नवाज साहिबा दुआएं कर रही हैं उनके लिए, अल्लाह ताला इनको शफा दे, क्योंकि अब मफाद है उनके साथ। अच्छा, फिर चौधरी बरादरान 14 साल बाद शरीफ फैमिली उनके दर पर पहुंच जाती है, जाके सजदरेज हो जाती है। अच्छा, अब क्योंकि चौधरी शुजात साहब की साहबा इयादत कर रहे थे, तो अब उनको भी इयादत करनी थी इमरान खान साहब को। तो ये मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब घबरा गए हैं। इमरान खान से ज्यादा क्लैरिटी किसी के पास नहीं है
कि इस वक्त असल में इस अदम एतमाद के पीछे इशू है क्या, और इमरान खान से बेहतर जानता भी कोई नहीं है कि उन्होंने इस सबसे बचना कैसे है। और वो जो तुर्क का पत्ता है, वो जो शेख रशीद कहते हैं तुर्क का पत्ता, वो जो शेख रशीद कहते हैं सियासी ड्रोन, वो जो शेख रशीद कहते हैं साइबर अटैक, वो इमरान खान बिल्कुल करेगा। ठीक है, मैं इसे भी चाहूंगी अदिल आप भी कमेंट कर दें, आपको क्या लग रहा है वजीर आजम इमरान खान साहब जिस तरह पहले रिलैक्स थे और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और कोई ऐसा मुलाकातें भी नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से इयादत करना भी याद आ गया और अचानक से जहांगीर तरीन साहब से राबता भी एकदम से एक्टिव हो जाता है, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि वजीर आजम इमरान खान साहब भी अब चाह रहे हैं कि मैं तहरीक अदम एतमाद के लिए एक्टिव हो जाऊं? देखें, परेशानी तो है, ये मैं समझता हूँ कि बात मुनासिब नहीं है, इस बात से एग्री नहीं कर रहे, घबरा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, घबराए हैं या नहीं है, लेकिन इस वक्त परेशान कौन सूरत हाल है। देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी बरादरान के पास जिस तरह गए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन साहब से जिस तरह रब्ता किया, वो बिल्कुल भी जहांगीर तरीन साहब से रब्ता करने का कोई इससे कबल इरादा नहीं रखते थे, ये दूरियाँ बढ़ चुकी थी। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब को अपने इत्तेहादियों के पास जाकर उनके मुतालबात मानने पड़ रहे हैं, उनके घरों में जाना पड़ रहा है, उनको टेलीफोन कॉल वज़ीर आज़म साहब को करनी पड़ रही है। रिलीफ पैकेज अगरचे 2 महीने पहले से इसकी तैयारी हो रही थी, लेकिन इस रिलीफ पैकेज का जो अनाउंसमेंट है एक ऐसे वक्त में यकीनन ये मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो से इसको लाताल्लुक नहीं किया जा सकता। इसका मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ ताल्लुक बनता है और उसने इम्पैक्ट भी क्रिएट किया है, उसने बहुत हद तक जो हुकूमत का जो पर्पज़ है वो सर्व किया है। बहरहाल जहाँ तक मामला है तहरीक अदम एतमाद का, परेशानी हुकूमत के लिए सिर्फ नहीं है, परेशानी अपोजिशन के लिए भी है। हर नया दिन अपोजिशन के लिए भी उतना ही परेशान कुन है जितना कि हुकूमत के लिए है। उसकी वजह यह है कि अब वक्त कम है और इसमें तहरीक अदम एतमाद ना लाए तो अपोजिशन की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल जो है वो कोई अच्छी नहीं होगी और जो अपोजिशन इस वक्त फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है उसके लिए हर दिन अब मुश्किल होता जा रहा है। लोग पूरे करना एक बड़ा चैलेंज है, इत्तेहादी हाथ नहीं पकड़ा रहे। लोग एक तरफ से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इस हवाले से जो अपोजिशन और हुकूमत दावा कर रही है कि हमने हुकूमत के कुछ बंदे ले लिए, हुकूमत कर रही है हमने अपोजिशन के कुछ बंदे अपने साथ ऑन बोर्ड लिए, ये क्या दावे दुरुस्त है, ये वैसे महज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग? हमने इसी प्रोग्राम में जब सदीक जान साहब ने बताया था कि नून लीग के अंदर भी बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, इससे कबल के उस नैरेटिव के साथ नहीं चला जा सकता। नून लीग के लोग उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जमात, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ राब्ते में थे, पीटीआई के भी लोग यकीनन अगले इलेक्शन की तैयारी में, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं जो पार्टीज के उस तरह लॉयल नहीं होते, वो इलेक्टेबल होते हैं, उन्होंने अपने अपने हलकों की सियासत करनी होती है और उन्होंने अपना मफाद देखना होता है, लेकिन इस तहरीक अदम एतमाद के लिए टूटेंगे या नहीं ये एक अलग सवाल है। ठीक है, इस वक्त ऑपोजिशन सड़कों पर भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त लॉन्ग मार्च कर रही है, कुछ दिनों में नून लीग के पीडीएम भी तमाम जो है वो पार्टीज कलेक्टिवली निकलेंगे, तो आगे इन फ्यूचर पता चलेगा कि ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने की रेडी है नहीं। टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।